Assalamualaikum student, welcome to Tips Virtual Class. सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर. आई एम मिस सदन. ठीक है, चैप्टर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि फर्स्ट ईयर की बायो की बुक का फर्स्ट चैप्टर है. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम बायो की ब्रांच सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर रिलेटेड भी किससे आ जाता है? बायो की ब्रांच सेल बायोलॉजी से. अभी तक जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं उन टॉपिक का थोड़ा सा रिव्यू लें तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें सेल की इंपॉर्टेंस के बारे में, इसके अलावा सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स को पढ़ा था. नेक्स्ट मेजर टॉपिक जो हमने इस चैप्टर का स्टार्ट किया है वो है टेक्निक्स. कौन सी टेक्निक्स जो हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं. सेल बायोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उनको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें पहली टेक्निक्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली है माइक्रोस्कोपी के बारे में. माइक्रोस्कोपी हमारे पास क्या है? माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए जो हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं उसे माइक्रोस्कोपी कहते हैं. डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप के बारे में इसमें हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में. इसके अलावा हम लोगों ने सेकंड टेक्निक स्टेनिंग पढ़ी है. स्टेनिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होती हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. इसी वजह से साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है स्टेनिंग सिंपल. हम लोग बायोलॉजिकल जिस स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहें उसे स्टेन या डाई से कलर कर देते हैं, जो कि हमें माइक्रोस्कोप के नीचे बेस्ट विजिबल हो जाता है. इसके अलावा हम लोगों ने थर्ड टेक्निक जो पढ़ी है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर सेल फ्रैक्शनेशन. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सेल को डिवाइड करना उसके कंपोनेंट्स में, डिवाइडिंग सेल इनटू इट्स पार्ट और कंपोनेंट्स. ठीक है, इसके अलावा हमने सेल फ्रैक्शनेशन में दो मेन प्रोसेसेस पढ़े थे, होमोजेनाइजेशन का और सेंट्रीफ्यूगेशन का. और हमने होमोजेनाइजेशन का और सेंट्रीफ्यूगेशन के जो प्रोसेस थे उनके स्टेप्स के बारे में जो है वो स्टडी किया था. ठीक है, आज हम लोग स्टडी किया था. आज हम लोग अपनी फोर्थ एंड न्यू टेक्निक पढ़ते हैं जो है टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, दो टाइप की ग्रोथ होती है. एक होती है इन विट्रो ग्रोथ, दूसरी होती है इन विवो. इन विवो ग्रोथ वो वाली होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही होती है. ठीक है, जैसे नॉर्मल जो बर्थ वगैरह. इन विवो में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये वाली ग्रोथ नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही होती है. ठीक है, जबकि सेकंड टाइप की जो ग्रोथ होती है वो होती है इन विट्रो ग्रोथ. इन विट्रो कौन सी ग्रोथ होती है? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से आउटसाइड कोई ग्रोथ करें, आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री वगैरह में. ठीक है, तो टिश्यू कल्चरिंग में हम आर्टिफिशियली इन विट्रो ग्रोथ करवा रही होती हैं. टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल. एंड कल्चर हमारे पास क्या आ जाता है? ग्रोथ करना, किसी चीज़ को बनाना, प्रोड्यूस करना. तो इसमें ग्रुप ऑफ सेल को, टिश्यूज़ को लिया जाता है, उसे आर्टिफिशियली लैब में कंडीशन प्रोवाइड करके उसकी क्या करवाई जाती है? ग्रोथ करवाई जाती है. तो मोस्ट सिंपल डेफिनेशन देखें तो हमारे पास टिश्यू कल्चर इज़ अ मेथड इन विच पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ट्रीटेड इन मीडियम टू प्रोड्यूस द होल ऑर्गेनिज्म. कि हमारे पास ये ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का पार्ट लेते हैं. अब ये ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे टिश्यू कल्चरिंग कर रहे हैं प्लांट्स की. ठीक है, तो प्लांट्स का कोई भी छोटा सा पार्ट लेंगे और वो पार्ट हमारे पास टिश्यू का पीस होगा. ठीक है, वो पार्ट लेंगे, उसे हम मीडियम में डाल देंगे. ठीक है, मीडियम में डालेंगे. क्यों डालेंगे? ताकि उस पार्ट से हम पूरा होल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, तो सिंपल हमारे पास इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल क्या है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स वगैरह के किसी छोटे पार्ट को लेते हैं जो टिश्यू होते हैं, उसे मीडियम में डालते हैं. मीडियम में वो छोटा सा जो पार्ट होता है जिस प्लांट से लेते हैं वो उसी का दोबारा से होल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है आर्टिफिशियली लैब में. इसी वजह से इसे हम इन विट्रो ग्रोथ बोलते हैं. ठीक है, मीडियम के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मीडियम हम लोग जो यूज़ करते हैं इसमें मीडियम की कॉम्पोजिशन क्या है? मीडियम क्या है? ऐसा हमारे पास सोर्स आ जाता है जिसमें एंजाइम्स होती हैं, हार्मोन्स होती हैं, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सारी वो वाली इसेंशियल चीज़ें होती हैं जो किसी भी प्लांट को, जो किसी भी सेल को ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं. ठीक है, जो नेचुरली वो सॉइल से लेती हैं, इन्वायरमेंट से लेती हैं, तो आर्टिफिशियली हम उन्हें किस में प्रोवाइड कर देते हैं? मीडियम में प्रोवाइड कर देती हैं. इसके अलावा मीडियम की दो मेजर टाइप हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं. एक होता है ब्रॉथ मीडियम, दूसरा होता है एगर. ब्रॉथ लिक्विड मीडियम होता है पानी की तरह. ठीक है, जबकि एगर सेमी सॉलिड होता है, थोड़ा सॉलिड सा होता है मीडियम.
ठीक है। तो हम लोग इसके अलावा ब्रोथ एंड एगर, इन दोनों को हम नेचुरली रेड एल्गी से बनाते हैं। रेड एल्गी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और इनसे नेचुरली ये मीडियम बना रही होती हैं ब्रोथ और एगर का, और नेचुरली इसमें ये सारी कंपोजिशन इस रेड एल्गी की। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होती हैं, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ सेल को जब इन टिश्यूज़ को हम मीडिया में डालेंगे ग्रोथ के लिए, तो वो जितने सेल इस टिश्यू में प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे मीडिया को यूज़ करके ग्रोथ शो करेंगे, ठीक है। जब ये ग्रोथ शो करेंगे तो हर सेल जो है वो इंडिविजुअली आगे से एक ऑर्गेनिज्म बनाता जाएगा। 5 सेल होंगे इन टिश्यू में तो वो 5 ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। सेम यहाँ पे ये बात मैं आपको बता रही हूँ, जो 5 ऑर्गेनिज्म बनेंगे इन कल्चरिंग के रिजल्ट में, उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब होता है कॉपीज, ठीक है, यानी वो सारी एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होगी। उनका जीनोटाइप यानी उनका जेनेटिक मेकअप या जीन्स जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल 100% ये एक दूसरे की कॉपीज होंगी। जबकि नेचुरली ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर नेचुरली 2 ट्विंस भी जो हैं, जो जिनकी बिल्कुल शक्ल वगैरह मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से मिलती है, उनका भी जीनोटाइप 100% कभी भी सेम नहीं होता। ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, टिश्यू कल्चरिंग की वजह से, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज इसमें कुछ यूज़ की हैं जो कि आगे स्टेप्स में यूज़ होंगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ होगी कैलिस। कैलिस हमारे पास क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल के ग्रुप ऑफ सेल है। मास ऑफ सेल का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ सेल हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल हैं जो कि टाइटली एक दूसरे के साथ अरेंज्ड नहीं है बल्कि लूजली एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं और अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये है, इन सेल को ये नहीं पता कि इन्होंने जाके आगे शूट बनानी है, रूट्स बनानी है, इनके बारे में अभी इनको कुछ नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ अभी ग्रोथ करती हैं, डिवीजन करती हैं और अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। जब इनको अपने आगे फेट के बारे में नहीं पता कि इन्होंने जाके आगे कौन सी शूट बनानी है या रूट बनानी है, इसी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड, यानी सबके सबका अभी ये फंक्शन है कि ये सिर्फ डिवीजन शो करती है, ठीक है। कैलिस के बाद सेकंड जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे सेल क्या थे, अनडिफरेंशिएटेड थे, उन्हें नहीं पता था उन्होंने रूट बनानी है, शूट की फॉर्मेशन क्या करनी है। लेकिन जब कैलिस के सेल अपना फंक्शन रिकॉग्नाइज कर लेंगे और वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि किस सेल ने रूट्स बनानी है, किस सेल ने शूट्स बनानी है, उस टाइम उन सेल को हम क्या बोलेंगे, वो डिफरेंशिएट हो चुके होते हैं अपने फंक्शन में, वो डिफरेंशिएट हो चुके होते हैं अपने फंक्शन में और इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। जब हमारे पास प्लांटलेट्स बन जाएगा, प्लांटलेट्स को हम लोगों ने लेब से एनवायरनमेंट में लेके जाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेके जा सकते क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और अभी हमारे पास इनके लीव्स के ऊपर वैक्सी लेयर नहीं बनी होती जो कि वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। तो इस वजह से इसे ग्रीन हाउस में पहले रखा जाता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो टेम्परेचर जो कंडीशन है उनको हाई किया जाता है, जो कि फिर उसे एनवायरनमेंट के साथ एडॉप्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने टिश्यू कल्चरिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। टिश्यू कल्चरिंग में मैंने आपको यही बताया कि आर्टिफिशियली इन विट्रो ग्रोथ शो करती हैं कि टिश्यूज़ वगैरह को मदर की बॉडी से अलग करके उसे मीडियम में रखा जाता है और उससे फुल ऑर्गेनिज्म बनाए जाती हैं, और जो ऑर्गेनिज्म बनाए जाती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपीज़ होती हैं, उनका जीनोटाइप, उनके जीन्स बिल्कुल एक दूसरे से 100% मैच कर रही होती हैं, और मीडियम या ब्रोथ का यूज़ किया जाता है या एगर वगैरह का, ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जैसे कैलिस के बारे में बताया था, डिफरेंशिएशन के बारे में, एपिकल बड्स के बारे में, और स्टेप्स अगर इसको देखें तो इसके डिफरेंट स्टेप्स थे। हमारे पास डिफरेंट 7 स्टेप थे, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने एक्सप्लांट को सेपरेट किया, सेकंड में उसकी स्टेरिलाइजेशन की, थर्ड में उसको ट्रांसफ़र किया मीडियम में, फोर्थ में उस मीडियम में उसकी मल्टीप्लिकेशन हुई, 6 में उसकी किसकी फॉर्मेशन हुई, शूट फॉर्मेशन, 7th में रूट फॉर्मेशन हुई, और 7th में जाके हम लोगों ने उस प्लांटलेट्स को इन्वायरमेंट में जाके इंट्रोड्यूस करवाया जिससे वो ग्रोथ शो करके नंबर ऑफ कॉपीज़ बन गई थी, ठीक है। तो ये था आज हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक। जिस चीज़ की समझ ना आई हुई हो क्वेश्चन मुझसे कमेंट में करें बच्चों। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ आती हैं। थर्ड टर्मिनोलॉजी है एपिकल वर्ड, ठीक है।
एपिकल, एपिकल वर्ड डिराइव हुआ है एपिक्स से, और एपिक्स का मतलब होता है टॉप, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। तो बर्ड हम किसे कहते हैं, कली को, उर्दू में बर्ड को क्या बोलते हैं, कली, जैसे गुलाब की कली वगैरह, ठीक है। ऐसा मतलब फूल की जो खिलने की पोजीशन होती है, जो सबसे पहले उसकी कली बनती है, उसे हम बर्ड्स बोलते हैं। अब एपिकल बर्ड कौन सा होगा, हमारे पास कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट की जो शूट्स का टॉप वाला रीजन है, टॉप बर्ड जो आ जाता है, जो नया बनता है, जो सबसे फ्रंट पे ऊपर प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, एपिकल बर्ड, ठीक है। और ये एपिकल बर्ड जो एपिक्स वाली पोजीशन होती है, स्टेम की ऊपर वाली एपिक्स रीजन आ जाती है, क्योंकि स्टेम ऊपर की तरफ बड़ी होती है। और अगर हम प्लांट की रूट्स देखें तो रूट्स की ये वाली पोजीशन एपिकल बर्ड आती है, क्योंकि रूट्स यहाँ से बड़ी होकर ज़मीन में जाती हैं, ठीक है। तो ये एपिकल बर्ड वाले रीजन को अब इसका टिश्यू कल्चरिंग में क्या काम है, इसे अभी हम इंशाल्लाह स्टेप में देखते हैं। लेकिन एपिकल बर्ड कौन सा हमारे पास पोजीशन आ जाती है, टॉप पोजीशन पे जो बर्ड होता है उसे हम बोलते हैं एपिकल बर्ड। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग टॉपिक जो है आपकी बुक से ही देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिश्यू कल्चर अपरेटस, कि टिश्यू कल्चरिंग के लिए जो अपरेटस यूज़ होता है वो कौन कौन सा है। फर्स्ट पे जो अपरेटस यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, सेल कल्चर हुड। सेल कल्चर हुड में हमारे पास लेमिनर फ्लो हुड भी आ जाता है, या फिर उसे बायोसेप्टिक कैबिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेल कल्चर हुड जो हमारे पास है, ये ऐसा अपरेटस है जिसमें से गर्म हवा गुजर रही होती है, और इसका मेन पर्पस क्या है कि इसके अंदर हम टिश्यूज़ वगैरह को, जिन चीज़ों को कल्चर करना चाहते हैं प्लांट से, जब हम लोग किसी भी टिश्यू को लेते हैं एनवायरनमेंट से लेते हैं, अब उसके साथ क्योंकि एयर भी उसमें से पास कर रही होती है, तो उसके साथ बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे जर्म्स वगैरह प्रेजेंट हो सकती हैं, जो आगे टिश्यू कल्चरिंग में जाके उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती हैं। तो पहले हम लोग फिर उस टिश्यू कल्चर को किस में से पास करते हैं, उस टिश्यू को जिसकी कल्चरिंग कर रही हैं लैब में, उसे हम सेल कल्चर हुड या लेमिनर फ्लो हुड में से गुजार रही होती हैं। इसमें से गुजारने का फ़ायदा इस अपरेटस से ये होता है कि उसके साथ जो भी जरासीम वगैरह, जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं, वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और उसका इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल स्टीराइल इन्वायरमेंट, यानी जरासीम पाक हो जाते हैं। क्लियर हो गया। सेकेंड अपरेटस है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऐसी डिवाइस होती है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और सेल की ग्रोथ, सेल कल्चर जो हमारे पास है, जो कल्चरिंग हम लोग करेंगे उसकी मेंटेन करने के लिए उस कल्चर को, और उस कल्चर में सेल की ग्रोथ वगैरह के लिए इस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस डिवाइस का मेन फंक्शन क्या है, कल्चर को हम लोग इस इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं, और ये इंक्यूबेटर क्या करता है, जितनी भी इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है, जैसे ह्यूमिडिटी की आ गई, टेम्परेचर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, इसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, ताकि इन चीज़ों की जितनी भी कंडीशंस है, इनकी ज़्यादा होने की वजह से या डिक्रीज लेवल होने की वजह से जो टिश्यू हम कल्चरिंग कर रहे हैं उनकी ग्रोथ पे कोई भी अफेक्ट ना पड़ सके, ठीक है। इंक्यूबेटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है वाटर बाथ। वाटर बाथ हमारे पास क्या होता है कि वाटर के टब की तरह का बड़ा एक हमारे पास आप कह सकते हो पोर्ट बर्तन होता है, जिसमें गर्म पानी होता है, जिसके ऊपर जिसमें से पेट्री डिश वगैरह, पेट्री डिश क्या होती हैं, जिसके अंदर यानी सिंपल डिश होती है प्लेट की तरह की, जिसके अंदर हम मीडियम बनाते हैं, ठीक है। तो वो पेट्री डिश वगैरह को वॉश वगैरह हम लोग किस में कर रहे होते हैं, वाटर बाथ वगैरह में, ताकि उस वो भी क्लीन हो सके, उसके साथ भी जो जर्म्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो सके। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग क्या है बच्चों, इससे पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। सेंट्रीफ्यूग में हम लोगों को जब कभी भी अगर जो टिश्यूज़ हम लोग ले रहे हैं, अगर उन टिश्यूज़ को के सेल्स को सेपरेट करने या सेल के कंपोनेंट्स अगर हमें चाहिए होंगे, तो वो हम लोग किस में करेंगे, सेंट्रीफ्यूग में उन कंपोनेंट्स को या उन सेल्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन अपरेटस रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र। रेफ्रिजरेटर फ्रीजर्स का एज यू वेल नोन कि ये हमें क्यों चाहिए होती हैं, अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ ठंडी करनी हो तो हम लोग उसे रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र वगैरह को यूज़ करेंगे कूल करने के लिए।
नेक्स्ट है सेल काउंटर। सेल काउंटर भी हमारे पास क्या है, नेम इंडिकेट कर रहा है, ऐसा टूल है हमारे पास जिसमें हम कल्चरिंग के दरमियान, कल्चर में क्या हो रहा है, एक सेल डिवाइड होके 2 बना रहे हैं, 2 से 4 बन रहे, 4 से 5, यानी नंबर ऑफ सेल बन रही हैं। तो उन सेल की, उनमें से जो जिंदा सेल हैं, कुछ उनमें से जो सरवाइव कर रहे हैं वो लाइव सेल होंगे, लेकिन कुछ को जिनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, साथ साथ उनकी डेथ भी होती जाएगी। तो सेल काउंटर क्या करता है, ये टूल लाइव सेल को भी काउंट कर रहा होता है और डेड सेल को भी कल्चर में काउंट कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है। ये माइक्रोस्कोप लेकिन इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। ठीक है, यानी ये ऐसे माइक्रोस्कोप है जिसमें जो लेंसेस हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके ऊपर हम लोग स्टेज के ऊपर जो हम लोग रखते हैं, क्या ऑब्जेक्ट वगैरह जिसको ऑब्जर्व करना हो, वो हमारे पास जो स्टेज है वो, और इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव लेंस और लाइट का मेन सोर्स। वैसे माइक्रोस्कोप का क्या होता है बच्चों, माइक्रोस्कोप के डिश के जो स्टेज है उसके नीचे लाइट का सोर्स होता है, यहाँ पे लाइट को हम फोकस करते हैं, वो लाइट इस पे पड़ती है और ऊपर से हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप वो वाली माइक्रोस्कोप होती है जिसका लाइट का सोर्स और जिसका जो स्टेज है वो फ्रंट वाली पोजीशन पे प्रेजेंट हो, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं उसके सामने ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे हमें जिस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जैसे ये सेल्स को, कल्चरिंग में जो सेल्स हैं उन सेल की ग्रोथ को ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उन सेल को अब हमें स्टेज के ऊपर नहीं रखना होगा, बल्कि वो डायरेक्ट हम लाइव यहाँ से माइक्रोस्कोप को उसके साथ, कल्चरिंग के साथ फोकस करके उनकी ऑब्जर्वेशन वगैरह ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के बाद नेक्स्ट अपरेटिस है लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर और क्रायो स्टोरेज कंटेनर। ये भी हमारे पास ऐसा कंटेनर है, ऐसा अपरेटिस है जिसमें नाइट्रोजन का फ्लो होता है, और इसका भी मेन पर्पस क्या है, फ्रीज़र है एक, तो ये भी अच्छा, इसका भी मेन पर्पस क्या है कि ये भी हमें इन्वायरमेंट को स्टेराइल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास अपरेटिस है वो है स्टीलाइजर। स्टीलाइजर भी ऑटोक्लेव वगैरह इसमें आ जाते हैं। ये भी अपरेटिस कौन सा है, सेल कल्चर हुड की तरह, ये भी क्या करता है कि माइक्रोब्स को, उस इन्वायरमेंट को माइक्रोब फ्री बना देता है। ठीक है, ताकि जितने अपरेटिस हैं, जितनी हम पेट्री डिशेस यूज़ करें, मीडियम है या जो कल्चर टिश्यूज़ को हम कल्चरिंग कर रहे हैं उसको हम लोग सेल कल्चर हुड में से भी पास कर रहे होते हैं, स्टीलाइजर से भी, ताकि उनमें जितने भी जरासीम वगैरह, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल वगैरह जैसे प्रेजेंट है, जर्म्स वगैरह, वो ख़त्म हो सके। तो ये सारा था अपरेटिस जो हमें चाहिए होता है टिश्यूज़ को कल्चर करने के लिए। अभी हम लोग बच्चों अपने स्टेप्स, मेन स्टेप्स की तरफ आते हैं। 8 डिफरेंट स्टेप्स हैं हमारे पास टिश्यू कल्चरिंग को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला स्टेज हमारे पास क्या है, हम किसी भी हेल्दी प्लांट को लेंगे, कोई भी ऐसा प्लांट जिसकी हमने क्या करनी है, कोई भी ऐसा प्लांट जिसकी हम लोगों ने पार्ट लेकर उस पार्ट को कल्चर करना है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट, अब वो पार्ट हम लोग इसकी स्टेम से भी ले सकते हैं, वो पार्ट इसके लीव्स से भी ले सकते हैं, इसके रूट से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो हम इसका स्मॉल पार्ट लेंगे कल्चरिंग के लिए, उस स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट। ठीक है, उस स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट। ये स्मॉल पार्ट, इसे अब हम टिश्यूज़ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कौन से इन टिश्यूज़ को अब हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट, यानी वो वाले टिश्यूज़ जिसे हम लोगों ने लैब में आर्टिफिशियली, लैब में इससे नए ऐसे ही प्लांट्स बनाने। क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप सिंपल हमारे पास क्या आ गया, आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट। आइसोलेशन किसकी की, एक्सप्लांट की। एक्सप्लांट कौन सा पार्ट है, जो हम वो वाला पीस जिसे हम मदर, जिस प्लांट से हम लेंगे उसे मदर प्लांट बोलेंगे, उससे जो पीस लेंगे उसे क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट। ये वो वाला पीस है जिसकी हमने क्या करनी है, कल्चरिंग करनी। क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि इस एक्सप्लांट को अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्टेरिलाइजेशन
करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। ठीक है, कि एक्स प्लांट को अब हम लोग सेल कल्चर, जो अपरेटस हमने देखा था, सेल कल्चर हुड में से भी पास कर सकते हैं या स्टेरिलाइजर में से भी पास कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों अपरेटस से क्यों पास करेंगे, ताकि एक्स प्लांट की क्या हो सके, स्टेरिलाइजेशन। और स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब है कि एक्स प्लांट को जरासीम वगैरह से पाक करना, यानी इसे फिल्टर करना, ताकि इसके साथ कोई भी माइक्रोब्स वगैरह अगर प्रेजेंट है तो वो ख़त्म हो जाए। क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। हमारा थर्ड स्टेप क्या है, अब हम लोगों ने थर्ड स्टेप में इस एक्स प्लांट को किस में डालना है, मीडियम में। मीडियम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मीडियम हम लोग किस में बनाते हैं, किसी भी पेट्री डिश में। पेट्री डिश हमारे पास क्या है, कोई प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें हम मीडियम को बनाते हैं। अब वो मीडियम अगर ब्रोथ है तो वो लिक्विड की फॉर्म में होगा, अगर एगर है तो वो सेमी सॉलिड होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारे पास है, ट्रांसफर ऑफ एक्स प्लांट इन मीडियम। के जो एक्स प्लांट की जिसकी हमने सेकंड स्टेप में स्टेरिलाइजेशन कर ली है, उसे थर्ड स्टेप में हम किस में डाल देंगे, मीडियम के अंदर। मीडियम हमारे पास ब्रोथ भी हो सकता है, एगर भी हो सकता है। मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट सारे वो वाले प्रेजेंट होती हैं जो किसी भी प्लांट की सेल्स को या टिश्यूज की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, जो नेचुरली प्लांट सॉइल से लेता है, ठीक है, या इन्वायरमेंट से लेता है, वो हम आर्टिफिशियली इस मीडियम में डाल देते हैं ताकि वो आर्टिफिशियली लैब में ग्रो कर सके। क्लियर हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसी पॉइंट में क्या है कि हर प्लांट की स्पीशीज़ का मीडियम अलग अलग होता है। ठीक है, हर मीडियम अलग होता है क्योंकि हर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, हर प्लांट्स को जो प्रोटीन्स चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जो विटामिन्स चाहिए, इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो मीडियम भी उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, उनकी टाइप्स, उनकी स्पीशी के अकॉर्डिंग स्टेबल या बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट की तरफ आती है। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में सिंपल यही बात आपकी बताई